कितने लोग थे? कुछ 250 के आसपास। शुरू में लोगों को थोड़ा सा, कुछ लोगों को मुश्किल था। क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं दिख भी रहा हूं दोबारा? अगर कोई आप लोगों में से लिख के जवाब दे तो हम फिर वार्तालाप चालू कर सकते हैं। हाँ, तो हाँ आसिफ, आप बता रहे थे कि किसी का कोई सवाल है। मैं अभी शायद आया नहीं आया। नहीं हुआ ना सर? एक मिनट चेक करें, पहले लिस्ट करके चेक करेंगे, फिर दोबारा से लाइव पे नहीं है तो हाँ, शायद मैं फिर से दिखने लगा हूं और सुनाई भी दे रहा है आप लोगों को? नहीं। हाँ, एक मिनट है, नहीं है। अच्छा ही है। Lots of people have gone because of this network issue. हाँ, क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? ओके। शायद आप लोग आप मुझे फिर से देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। तो जो बातचीत हो रही थी उसके आखिरी कड़ी हमारे पास अब 20 मिनट और रह गए हैं। तो आप लोगों से 2-4 सवाल और सुन लेते हैं। सिर्फ आप कुछ पूछ रहे थे। ये एक शोभिता का एक सवाल है जी। हाउ डू यू लुक एट द एक्सपेक्टेशन स्लैश प्रेशर एंड नीड ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिवनेस इन क्रिएटिव आर्ट इन टुडेज टाइम, हाउ टुडे विद इट फ्रॉम द एंड ऑफ प्रैक्टिशनर? आप इसके साथ कैसे डील करेंगे प्रैक्टिशनर के नाते आज के समय? सवाल का 2 पार्ट है। पहला पार्ट में तो है कि एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर। एक्सपेक्टेशन और प्रेशर किसका है, कैसा है? एक्सपेक्टेशन और प्रेशर जनरली द पर्सन हु इज पेइंग मनी फॉर द परफॉर्मेंस, उसका है। अगर मैं टिकट बेच के बहुत सारे लोगों के लिए कर रहा हूं तो उस जनता की एक औचित्य है कि ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो उस औचित्य को क्या मैं मान के चलूंगा? उस औचित्य में मैं धक्का दूंगा? उस औचित्य को मैं कितना धक्का दूंगा? और उस औचित्य को अगर धक्का देने से उसका जो रिटेलिएशन होगा वो मैं कहाँ तक झेल सकता हूँ या झेलना चाहता हूँ? या मेरा मकसद ही वो है कि वो तर्क उठाना, उसको समस्या को आगे बढ़ाना। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है एज अ प्रैक्टिशनर मैं कितने बाउंड्री को तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक बार मैं मेरे आर्टिस्टिक करियर में आई वाज डूइंग अ परफॉर्मेंस ऑन द हिस्ट्री ऑफ माओइस्ट मूवमेंट इन इंडिया। सो ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसके लिए कोई भी फंडिंग बहुत अद्भुत है और इसके जो इलाबोरेट 2-3 साल का रिसर्च प्लस परफॉर्मेंस का खर्चा है वो मेरे पैसे से होना मुमकिन नहीं है। सो मैं एक बहुत बड़े फंडिंग एजेंसी को लिखा था कि इसके लिए मैं सरकार से भी फंडिंग नहीं लेना चाहता और कोई माओइस्ट ग्रुप से भी फंडिंग नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं ये दोनों विवादी पक्ष हैं
तो इन दोनों में किसी के भी पैसे से मैं नहीं करना चाहता। जैसे बादल सरकार को एक बार फोर्ड फाउंडेशन ने शायद पैसे ऑफर किए थे, तो बादल सरकार ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके पैसे लेके आप ही के नमक हरामी नहीं कर सकता, मैं तो आपके विरोध में ही बात करता हूं, तो मैं कैसे आपसे पैसे लेके आपके विरोध में बात करूं। तो उस फंडिंग एजेंसी ने मुझे कहा था कि वी आर रेडी टू फंड इट, नाउ इट्स अप टू योर डिसीजन, आप फंड यूज करेंगे कि नहीं। मैं उस फंड को हाँ बोला, बहुत सारे कश्मकश के बाद मेरे सारे कोलैबोरेटर के साथ बात करके। उसमें मेरे एक शिक्षक जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि शांतनु, आई डाउट योर पॉलिटिक्स, तुम इस फलाने फंडिंग से ये नाटक कैसे कर सकते हो। और उसका जवाब मेरे पास सच में नहीं है। तो पैसे का रंग होता है, और पैसा जो देता है उसके अंदर कंट्रोलिंग फैक्टर होता है। अगर एक इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी फंड कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से उनकी जो एजेंडा है वो फुलफिल करने के लिए ही वो फंडिंग करते हैं, और उसी हिसाब से वो चूज करते हैं कि इसको फंड करना है नहीं करना है। तो एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर के बाहर परफॉर्मिंग आर्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। चाहे हम फंडिंग एजेंसी से पैसे ले, चाहे हम जनता से पैसे ले, चाहे हम अपना पैसा लगाए, तो भी हमेशा द सोर्स ऑफ मनी is always controlling the aesthetics and the philosophy of the production। ये, और इसका कोई एक जवाब नहीं है, इसमें बार बार आपको सवाल करना पड़ेगा, इसमें बार बार आपको दुविधा में उलझना पड़ेगा, और बार बार 3 कदम आगे रख के 2 कदम पीछे आना पड़ेगा, और अपने ही किए हुए काम के तरफ 4 साल बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस समय का ये काम और मैं नहीं ओन करता हूं, उसको मैं डिसोन करता हूं, क्योंकि उस समय के काम में इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस भरे हुए हैं जो शायद आज की तारीख में मैं नहीं करूंगा। और दूसरा जो सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन का, दैट इज अ वेरी डेंजरस एरिया। ये किसी को, कोई भी एक निपीड़ित वर्ग को रिप्रेजेंट करने का अधिकार मुझे किसी ने दिया है क्या? मैं अगर कोई अफ्रीकन एपार्थाइड को नहीं जानता हूं, तो क्या मैं अफ्रीकन एपार्थाइड के ऊपर लिखा हुआ एक नाटक उसको हिंदी में अनुवाद करके उसको संथालियों के जिंदगी पे उसको ट्रांसपोज कर सकता हूं? क्या वो अफ्रीका के निपीड़ित जनता की जिंदगी, द इंडिजिनियस, हमारे देश की संथाल इंडिजिनियस कम्युनिटी की जिंदगी, और हिंदी भाषा के जो हिस्ट्री और पोजीशन है, इन तीनों के प्रति अन्याय नहीं है। और ये इन तीनों को मैं एक तरह से अपने आर्टिस्टिक अधिकार से उसको तोड़ने मड़ोड़ने का और उसको अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करने की अधिकार दे रहा हूँ। Gayatri, which I was also mentioning in this famous text in called "Can Subaltern Speak", उसमें वो कह रहे हैं कि सबाल्टर्न अगर कहते हैं, वो कोई कुछ कहते हैं, तो वो क्या हम समझ सकते हैं? वो एट ऑल क्या हमारी भाषा में बात करते हैं? तो वो जो भी बोल रहे हैं वो तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए तो सुनना नहीं हुआ, और अगर वो हमारी भाषा में बात करने लगे ताकि हमें समझ में आए, तो अपनी बात कह ही नहीं रहे हैं, अपनी भाषा में बोल ही नहीं रहे हैं। तो जिस रियलिटी में मैं बिलोंग ही नहीं करता हूं, मैं अगर उस एक तरह की सेंटिमेंटल इंटरनेशनलिज्म में जाके एक जहां मैं बिलोंग नहीं करता हूं, उस गरीब की, उस ग्रामीण जीवन के, उस दुखियारी की जिंदगी दर्शाने की कोशिश करूंगा, तो क्या आई एम नॉट डबलिंग द एक्सप्लॉयटेशन? एक तो जिन जनताओं के बारे में मैं बोल रहा हूं तो एक्सप्लॉइटेड हो ही रहे हैं, और जब मैं उनको एक ऐसी ऑडिटोरियम में एक उच्च कोटि के दर्शक के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और उनको मेरे पसंद के हिसाब से उनके कपड़े, उनके शब्द, उनके चाल, उनके ढाल, ये सब मैं अपने हिसाब से बदल ले रहा हूं मेरी राजनीति को कहने के लिए, तब तो मैं उनको दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूं। So, which is a double exploitation. I am exploiting the exploited and making my own artistic career by double selling them. So,
मैं व्यक्तिगत रूप में शायद कहूंगा कि जो विश्व साहित्य के जो भी विषय, जो भी विश्व नाट्य के जो भी अंश आपके निजी जिंदगी के साथ किसी तरह से बहुत गंभीर रूप में रेजोनेट नहीं कर रहा हो, उसको पढ़ाने का या परफॉर्म करने का कोई अधिकार आपका नहीं है। यू कैन नॉट जस्ट पिक अप अ टेक्स्ट एंड यू कैन से दैट अच्छा इसके ऊपर ये 4 लेख है और ये मैं पढ़ा दूंगा। उस तरह का एक मैकेनिकल आवर्तन जो है पढ़ने पढ़ाने का, नाटक करने का, वो एक दैट इज लाइक द फेमस आयनेस्को प्ले, जहां पे एक दूसरे कमरे में एक डेड बॉडी है और वो फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है और फूलते फूलते पूरे कमरे को दखल कर लेता है। तो उस तरह की एक मृत शिल्प, एक मरे हुए आर्ट, एक मरा हुआ फिलोसफी, एक नॉन ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग आइडियोलॉजी को सेल करके अपनी जिंदगी एक्सटेंड करना इज a beautiful perfumed cannibalism. Cannibalism is used in a kind of Western sense of civilization. I do know about anthropophagia and whether the cannibalism can itself be a point of resistance, and the cannibalistic identity can itself be a point of resistance and resilience. As it had been done by Oswald in the famous 1927 exhibition in the Tupi, where the coat of Tupi and not Tupi was famous and had been incorporated in the larger discursive paradigm that I'm aware of. So I'm using it in a Western quote-unquote modernist connotation. और कोई सवाल? मेरे ख्याल से साउंड का प्रॉब्लम है ये इसका, अब जा लेगा ये शायद। अच्छा, साउंड का और भी प्रॉब्लम आता जा रहा है, साउंड का और इसका भी। ये मेरे में ये अभी तक बफरिंग हो रहा है, so I think it's not going. एक बार अर्चना जी से पूछना है, क्योंकि मैंने यहाँ जब लिखा इसमें कुछ तो कहा कि चैट क्लोज हो चुका। नहीं, चैट तो आ रहा है, हाँ? चैट तो आ रहा है यहाँ, शायद अगर हम देखने की कोशिश करें। विवेक सिंह पूछ रहे हैं कि सर, जैसे कि हिंदी रंगमंच में नाट्य शास्त्र, तो क्या इंग्लिश रंगमंच का भी कोई नाट्य शास्त्र है क्या? ये तो हो चुका है, ये तो पुराने। साउंड इज ओके, साउंड ओके नाउ। ये वो भेज रहा है। अच्छा, हाउ नॉट टू रिपीट योरसेल्फ एज एक्टर, ये एक्टिंग का सेशन नहीं है। तो विश्व नाट्य के प्रेक्षित से मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि एक्टिंग के बहुत सारे थ्योरी है और उन थ्योरी के तहत इस सवाल को बार बार सोचा गया है। तो अगर आप वास्तववादी अभिनय के जो मेजर प्रैक्टिशनर्स है, ऑथर्स है, from Stanislavski to Meissner to Strasberg to Uta Hagen to Stella Adler, आप उनको पढ़ेंगे तो आपको शायद इसमें से जवाब मिल जाएगा। ये ऑन है और शायद नया सवाल नहीं आ रहा है। सो मैं कुछ आखिरी 3-4 बात करके इस बात की तरफ मैं थोड़ा सा वापस आपको ले जाना चाहता हूँ। जब आप बात कर रहे थे रीडिंग की और हम मैकाले के बारे में बात कर रहे थे, तो हम देख रहे हैं कि आप देखिए कि मैकाले, मुझे जो जितना पढ़ते हुए लगा कि मैकाले बहुत जल्दी में 34 में आता है, 35 में उसका मिनट आ जाता है, एंड देन उसके इमीडिएटली बाद निकल जाता है।
और फिर मैकाले ये भी बोलता है कि न तो मैं अरेबिक जानता हूँ न संस्कृत जानता हूँ, मैंने अरेबिक और संस्कृत अपने स्कॉलर दोस्तों के थ्रू पढ़ा है। तो एक तरीके से मैकाले जिस बात की हिमायत कर रहा है उसी बात का मैकाले के इस विचार से एक तरीके से खंडन भी होता है। आज पीछे मुड़ के देख के लगता है कि मैकाले के ऊपर शायद ये प्रेशर रहा होगा कि हाउ टू जस्टिफाई द ब्रिटिश मनी टू बी इन्वेस्टेड इन इंडिया। ये जो 1 लाख रुपया अनुदान दिया जाएगा, ये इसका कोई जवाब ब्रिटिश जनता को शायद राजपुरुष होने के नाते उनको देना पड़ेगा। और इसी के लिए ही वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई कि किस तरह से अरबिक संस्कृत की चर्चा पूरी तरह से बंद करके अंग्रेजी में चर्चा किया जाए। मे बी ही वॉज ऑल्सो लुकिंग एट द जॉब अपॉर्चुनिटीज कि किस तरह से अंग्रेजी भाषा के संप्रचार से प्रसार से अंग्रेज लोग उससे फायदे में रहेंगे और आगे जाके अंग्रेजी बिजनेस का कैसे आगे और बढ़ेगा। Of course, at that time they were facing many problems to they were facing many problem to problem in communication with the people in Indian Peninsula and the business people and the administrators. तो उनको ये मीडिएशन की भाषा का सोच जितना राजनीतिक सोच है उसके ज्यादा शायद व्यावसायिक सोच है। और इसीलिए मैकाले को ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेना पड़ रहा है। मैकाले का बहुत विरोध भी हुआ था पार्लियामेंट में, उसके 3-4 लोगों ने बहुत स्ट्रांगली विरोध किया था, वो भी लिपिबद्ध है। पर उन सारे विरोध को हटा के मैकाले की बात को ही क्यों तवज्जो दिया गया, इसके पीछे शायद कल्चरल रीजन से इकोनॉमिक रीजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एक और जो दूसरी बात जो थोड़ा सा अगर आप उसको क्लियर कीजिए कि जब हम बात करते हैं रीडिंग की, तो एक हम बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री रीडिंग क्या कोई हो सकती है क्या, या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव रीडिंग होगी। सो ये रीडिंग कैसी होगी, क्या उसको कॉन्टेक्स्ट के बिना रीड किया जा सकता है, या कॉन्टेक्स्ट के बिना रीड करना कैसे खतरनाक हो जाता है, और किसी भी बात को आप बिना किसी कॉन्टेक्स्ट को जाने हुए उसके कॉन्टेक्स्ट को जाने हुए कैसे आप रीड करेंगे। चाहे कवर्ड रीडिंग हो या ओवर्ट रीडिंग हो, चाहे इंट्रिंसिक रीडिंग हो, अंदर से पढ़ा जाए टेक्स्ट के, या एक्सट्रिंसिक रीडिंग हो, बाहर से उस टेक्स्ट के अंदर घुसा जाए, द कॉन्टेक्स्ट इज प्रेजेंट। तो कॉन्टेक्स्ट को नकार के तो कोई रीडिंग हो नहीं सकती। सवाल ये है कि उस कॉन्टेक्स्ट की जार्नी कहाँ से हो। क्या मैं उसके ग्रामर से, उसके सेमियोलॉजी से, उसके कंस्ट्रक्शन से एक तरह के उसके भाषागत संस्कार की तरफ जाऊंगा और फिर वो भाषा धीरे धीरे मुझे उसके बाकी जो विस्तृत कॉन्टेक्स्ट है उस तक पहुंचाएगा, कि पहले मैं कॉन्टेक्स्ट की अवधान करके उसके थ्रू टेक्स्ट, सिचुएशन, कैरेक्टर इस डिटेल में आऊंगा। पर विदाउट अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, विदाउट द positioning the text in a time and space, this cannot be, no argument cannot be furthered. It is inherent, even the negation of a context is negation of certain information of the context, so it is accepting the absence of the context. So जब हम किसी चीज को अनदेखा कर देते हैं, किसी चीज को पोंछ देते हैं, so that act of eraser भी is an acceptance of it. अगर हम कोई सामाजिक सत्य को नहीं देखना चाहते, तो वो नहीं देखना चाहना भी एक तरह से उस सामाजिक सत्य के प्रेजेंस को दर्शाता है।
जैसे गुंथर ग्रास ने ऑन वन ऑफ हिज विजिट टू इंडिया उन्होंने कहा था कि गरीबी घट नहीं जाती, गरीबी इनविजिबल हो जाती है, यह इनविजिबल कर दिया जाता है। तो उसी तरह से कॉन्टेक्स्ट चली नहीं जाती, कॉन्टेक्स्ट को किसी और पर्पस के कारण किसी एक तरह के कॉन्टेक्स्ट को इनविजिबल कर दी जाती है। तो वो मेकिंग द कॉन्टेक्स्ट इनविजिबल इज आल्सो रीअफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड दैट सीक्रेट प्रेजेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इज, वो कॉन्टेक्स्ट अपने आप में ही टेक्स्ट के रीडिंग को अंदर से डिकंस्ट्रक्ट करता रहता है और फिर टेक्स्ट बिकम्स अ मल्टीपल फ्रेगमेंटेड ऑब्जेक्ट। सो इन बोथ वेज द टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का रिलेशन इज ऑलवेज इंटरवोवन। अब मुझे लगता है कि एक अगर आखिरी सवाल आप लें, और जो सवाल शुरू में ही किया था कि ये जानना चाह रहे थे कि वॉर ड्रामा पढ़ने के लिए क्या किताबें हो सकती हैं, आप क्या कुछ रीडिंग सजेस्ट कर सकते हैं? दो तरह से तापस का सवाल था कि सम बुक्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ वॉर ड्रामा। मैं क्विकली आपको कुछ किताब बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मैं लूजली फ्रेगमेंटेड कुछ किताब नहीं सजेस्ट करना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि यू स्टार्ट फ्रॉम द लिटरेचर्स ऑफ अफ्रीका एंड लिटरेचर्स ऑफ लैटिन अमेरिका। और ये इसके लिए पहले कुछ प्राइमरी रीडिंग जो थेमेटोलॉजी, जीनियोलॉजी और हिस्टोरियोग्राफी के बारे में है और इंटरलिटरेरी स्टडीज के बारे में है, उसमें से मैं सजेस्ट करूंगा यू कैन रीड सुजन बेस्नेट्स कंपैरेटिव लिटरेचर, अ क्रिटिकल इंट्रोडक्शन, एंड यू कैन रीड Austin Warren and Rene Valek, Theory of Literature, and then you can delve into the theories of literary transaction and area studies, जहाँ पे in the literature of Africa, I'm only giving you the secondary text, सब primary text तो बहुत है। आप पोएट्री से शुरू करना चाहते हैं, प्ले से शुरू करना चाहते हैं, नॉवेल से शुरू करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप सिलेक्शंस फ्रॉम प्रिजन राइटिंग, सोइंका, द मैन डाइड, न्यूगी डिटेन्ड, ये पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और सॉन्ग्स ऑफ द मार्केट प्लेस, जे फियो, edited by B.J. Fio. This is a very interesting book. The Heinemann Book of African Women's Poetry, edited by F. and S. Chipasula. Interviews with David Diop and Sheikh Hamidou Kane in Gerald Moore, African Writers Talking. These can be something very interesting. And लैटिन अमेरिकन लिटरेचर के थियोरेटिकल किताब में आप इससे शुरू कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी नाइस बुक, बार्थोलोम्यू दे लास काजास का ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेसिमेशन ऑफ द इंडियंस, बार्नल दियाज का द कॉन्क्वेस्ट ऑफ न्यू स्पेन, ऑक्टावियो पाज का द लैबिरिंथ ऑफ सॉलिट्यूड। दिस इज अ वंडरफुल बुक। एंड Eduardo Galeano का Open Veins in Latin America. These are some of the very very interesting book. एक और बहुत अच्छी किताब है जहां से पढ़ना शुरू करने से शायद आपको बहुत एक
नया आयाम मिलेगा, मेमोरी एंड मॉडर्निटी, पॉपुलर कल्चर इन लैटिन अमेरिका। एंड देन अगर आप खास तरह से मॉडर्निज्मो या नेग्रिट्यूड के बारे में पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो अफ्रीका के बारे में देयर इज दिस ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड अनवाइंडिंग थ्रेड्स, एडिटेड बाय सी ब्रूनर, एंड in the plays you can read plays of J.P. Clark, Ole Soyinka, Femi Osofian, Bode Swande, Teso Akele, Akeke, Irobi Eziaba, Dugi Wathyong, and many more. There are many important writers. Also, you can look at Canadian literature, which is another colonial, post-colonial literature. And you can read a very nice set of collection of interviews edited by Makeda Salivera, the other women of color in contemporary Canadian literature, contemporary challenges. So these are some of the books, and I would surely try to reach to other ways to help with a much larger, elaborate bibliography. But there is an easy source. If you yourself Google the BA and MA syllabus of comparative literature of Jadavpur University, you can find a guideline. I take many of my reading list from there. And when you start reading that, then of course you will slowly get into many other parallel texts. वो एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट से तीसरे टेक्स्ट तक अब जर्नी कर पाएंगे। आप इस सवाल का जवाब क्या है? हालांकि टाइम हो गया। एक बार पढ़ के सुना दो। मंगेश भंसोड़ जी का एक छोटा सा कमेंट है जो मैं पढ़ रहा हूँ। आज का लेक्चर ऐसा लगा जैसे आपने एनएसडी के सुरक्षित शीश महल में बैठकर गांव कस्बे में थिएटर कर रहे रंगकर्मी के सामने वर्ल्ड थिएटर का एक रोमांटिक चित्र खड़ा करना। आश्चर्य मेरा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये इसके साथ मैं असहमत नहीं हूँ। आखिर मैं एक सरकारी कॉलेज में एक सरकारी कोर्स में पढ़ाता हूँ, और मेरी अपनी रियलिटी के साथ जो देश के गांव कस्बे में रंगकर्मी है, उनकी रियलिटी का बहुत आसमान जमीन फर्क है। और मुझे सही मायने में व्यक्तिगत रूप में ये नहीं मालूम कि मेरी पढ़ाई या मेरा पढ़ाना गांव कस्बे के रंगकर्मी को कितना हेल्प कर सकता है। पर मेरी बस इतनी ही छोटी सी कोशिश रही कि गांव कस्बे के रंगकर्मी की जो समस्याएं हैं, जो उनकी रियलिटी है, वो शायद अफ्रीकी या लातिन अमेरिकी साहित्य में उसकी प्रतिध्वनि ज्यादा गहरा हो रादर देन यूरोपियन और अमेरिकन लिटरेचर में। तो अगर मैं किसी तरह से एक एजेंट बन पाता हूं जिसके जरिए एक पीड़ित लोगों की साहित्य, एक पीड़ित रंगकर्मी, गरीब लोगों की साहित्य, गरीब रंगकर्मी, एक संघर्षपूर्ण जिंदगी झेलने वाले लोगों की साहित्य, एक संघर्षपूर्ण जिंदगी में जीने वाले लोगों तक पहुंच पाए, उसके लिए एक छोटा सा जरिया बन पाया। ये रोमांटिक शायद हो गया, जो मैं शायद होना नहीं चाहा। मैं वास्तववादी होना चाहा, पर अगर ये रोमांटिक है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ देश के उस करोड़ों जनता से जो मेरे जैसे शीश महल वाली रोमांटिक जिंदगी नहीं जी रहे हैं। धन्यवाद। समय हो गया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम फिर से कभी मिलेंगे। थैंक यू।